Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about chapter 10, colonialism and the countryside. यानी उपनिवेशवाद और उस समय के जो विलेजेस थे, जो देहाती वर्ग था, उनके बारे में. Tomorrow we will discuss परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट होती क्या है, ये सिस्टम कैसे यूज़ की गई थी और इसमें क्या क्या किया गया था. तो अंग्रेज इसको स्टार्ट क्यों करना चाहते थे, आपको बताया गया था कि क्योंकि पहले क्या था, जो रिन्यू था वो फिक्स्ड नहीं था. मतलब ज़मींदार अपनी मर्जी से दे रहे थे. किंग्स के टाइम्स में जो राजा वगैरह होते या मुगल रेजेंसी थी पहले, उनको क्या अपनी मर्जी से कभी कम कभी ज़्यादा क्या है ये टैक्स दिया जाता था. इस तरह का रिन्यू सबमिट करके दिया जाता था, क्योंकि लगातार मुगल कमज़ोर भी होते जा रहे थे. तो जो पावर्स थी वो ज़्यादातर अब जमींदारों के पास थी या जागीरदारों के पास थी. तो इसके लिए क्या है, जैसे ही जागीरदारी मिली किनको, ब्रिटिश को, किसकी, बंगाल की सबसे पहले मिली. तो बंगाल की जागीरदारी मिली तो उन्होंने जमींदारों के साथ क्या किया, मतलब अपनी कौन सी सिचुएशन, तो उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी परमानेंट सेटलमेंट. तो इस परमानेंट सेटल को अपनाने के बाद एक तो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों अपनाना चाहते थे, फिर जो जमींदार है वो पेमेंट क्यों नहीं करना चाहते थे, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़े उनके बारे में बताएंगे. तो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा, आपको एक एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में, ए ऑक्शन, AU आएगा यहाँ, सॉरी AUTION, ऑक्शन. ऑक्शन मतलब ज़मीन को छीन लेना. बुडान, ये एक बंगाल में जगह की जगह का नाम है, जिसको क्या है वहाँ के ज़मींदार को इससे वो ज़मीन वगैरह छीन ली गई थी, उसका एग्जाम्पल दिया गया है. तो बुडन कहा जाता है कि जो रिन्यू इकट्ठा किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था ज़मींदार के द्वारा, उस रिन्यू के अंदर से क्या है काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या है वो ले नहीं पाते थे रैत से. रेत मतलब किसानों से ले नहीं पाते थे, जिसके कारण क्या है उनका काफ़ी सारा पैसा पेंडिंग रह जाता था. और वो पेंडिंग पैसे को निकालने की प्रोसेस भी काफ़ी मुश्किल थी. मतलब को उसको डिफ़ाल्टर घोषित करना, उसको जस्टिस के लिए लेकर के जाना, कोर्ट के चक्कर. तो इस कारण जो बुडन का जो जमींदार था वो पैसे जमा ना करवाने के कारण क्या है, अपना रिन्यू सबमिट न करवाने के कारण उसे उसकी ज़मींदारी छीन ली गई थी. तो अब है द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिन्यू. जो अनपेड रिन्यू था उसमें क्या है कुछ प्रॉब्लम सारी थी, दोनों का सेम ही आंसर बनेगा. इससे पहले बताता हूँ कि उन्होंने क्या कदम उठाए थे अंग्रेज़ों ने, मतलब कुछ बेसिक है. नीचे आपको PDF के अंदर क्या है आंसर्स भी दी है. तो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या है कंट्रोल करने के लिए ज़मींदारों को, एक तो वो कंट्रोल क्यों करना चाहती थी, कंट्रोल इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुगल डायनेस्टी के टाइम में क्या था, ज़मींदारों के पास अपने खुद के ट्रूप्स थे, खुद के सैनिक थे, वो गाँव के अंदर काफ़ी पावरफुल होते थे वहाँ एरियाज़ के अंदर. तो ज़्यादातर पावर्स क्या है, किंग से पावर उस एरिया के अंदर उन ज़मींदारों के पास होती थी. और ब्रिटिश कभी भी ये नहीं चाहते थे. एक दूसरा वो अपने एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेड वगैरह करने के लिए भी क्या है बाउंड्री टैक्स लगाते थे. मान लो एक के अंडर में 50 विलेजेज है, दूसरे के अंडर में 50 विलेजेज है, तो आपस में ट्रेड करने के लिए वो क्या लगाते थे, टैक्सेज लगाते थे. तो इसके लिए क्या है अंग्रेज चाहते थे कि इन सब से क्या है छुटकारा दिया जाए. इसलिए के अलावा लोकल जस्टिस जो था या लोकल पुलिस का काम भी वो ज़मींदार करते थे. 6th क्लास में आपके लेसन भी आया होगा, ज़मींदारों के क्या क्या काम होते थे. वो न्याय व्यवस्था को भी संभालते थे, वहाँ पर जस्टिस को भी का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे, पुलिसमैन की भूमिका भी निभाते थे. तो इस तरह से क्या है उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे, जो स्टेप्स लिख रखे हैं आपके नीचे लिखे गए हैं. तो वो स्टेप्स हैं, ये आपको करवा दिया गया था. ये स्टेप्स उठाए थे अंग्रेजों ने. द ट्रूप्स ऑफ जमींदार वर डिसबैंडेड, यानी जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां रखते थे उनको भंग कर दिया गया. अब अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी ऐसी सैन्य टुकड़ी नहीं रखेगा. मिलिट्री या ट्रूप्स रखने का राइट सिर्फ किसका है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट का है या ईस्ट इंडिया कंपनी का है. किंग को हेल्प करेगी तो वो करेगी. द कस्टम ड्यूटीज़ वर अबोलिश्ड, जो सीमा शुल्क लगाए जाते थे, जैसे कि एक ज़मींदार दूसरे ज़मींदार के साथ जो टैक्स व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, उसके ऊपर जो टैक्स लगाए जाते थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया. द कोर्ट या कचहरी का जो काम होता था किसका, ज़मींदार का, वर ब्रोट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कलेक्टर हु वाज अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो वो सारा का सारा काम एक कलेक्टर को दे दिया गया और वो कलेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट होता था. यानी वो ज़मींदार की सारी पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, एक कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी गई. नेक्स्ट द पावर ऑफ जमींदार टू प्रोवाइड लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस वाज स्नैच्ड. और इसके अलावा जो स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था थी वो शक्ति भी क्या है इससे छीन ली गई. और नेक्स्ट है
कि जो समय के साथ साथ में जो कलेक्टर था वो क्या है, जमींदार का एक क्या बन गया था, विकल्प बन गया था। मतलब अब लोग क्या, अल्टरनेटिव सेंटर बन गया था। अब क्या है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जमींदार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, बल्कि वो सीधा क्या करते थे, उस कलेक्टर से बोलते थे कि वहाँ से क्या है रिन्यू वगैरह कलेक्ट करवाया जाए या ये करवाया जाए। तो इस तरह से वो एक क्या है, उसका वैकल्पिक के अंदर बोल सकते हैं, चॉइस बन चुकी थी। तो इस मामले में अगर मान लो किसी एरियाज़ का कोई राजा है या कोई ज़मींदार है, वो क्या रिन्यू नहीं दे पाता है, तो एक ऑफिसर जाता था या कलेक्टर उसके पास जाता था कि आपकी ज़मींदारी क्या है, छीन ली दी गई है, या आप जो राजा है, आप और आपके ऑफिसर्स जो अधिकारों को प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है, यानी आपको पद से हटा दिया गया है, अब रिन्यू का जो राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो इस तरह से उन्होंने क्या है, अनेक स्टेप्स उठाए थे जमींदार ने। इसके बाद आता है कि प्रॉब्लम्स क्या थी, वो अपना जो है वो रिन्यू सबमिट क्यों नहीं करवा पा रहे थे। तो वो अनेक रीजंस थे जिससे क्या है वो सबमिट नहीं करवा पा रहे थे। तो सबसे पहले तो क्या है, जो डिमांड्स थी वो काफ़ी ऊंची थी। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या थी उनके पास, एक तो कई बार क्या हो जाती थी, फसल की उपज कम होती थी, या तो मतलब फ्लडिंग भी आ सकती है, अकाल भी हो सकता है, या कोई बीमारी भी आ सकती है फसलों के कारण। तो जिससे क्या है, जो रैयत होते थे, मतलब जो फार्मर होते थे, किसान होते थे, वो क्या है पेमेंट नहीं कर पाते थे, पूरी कंप्लीट जो पेमेंट है वो क्या है नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से क्या है, जमींदारों को प्रॉब्लम थी कि वो किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे। दूसरा, जो परमानेंट सेटलमेंट थी उससे पहले क्या है, राजस्व असमान भी था। फसल अच्छी हो या ख़राब हो, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान तो कंपलसरी था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो कानून के अनुसार एक निश्चित तिथि तक, क्योंकि अंग्रेजों ने बोल दिया था कि क्या है, एक निश्चित डेट तक क्या है आपको रिन्यू सबमिट करवाना है, चाहे रैयत दे या न दे। तो अगर कोई जमींदार ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या है, ऑक्शन कर दिया जाएगा, उसकी ज़मीन को, उसकी प्रॉपर्टी को क्या है छीन लिया जाएगा, और वो रिन्यू क्या है उससे कलेक्ट किया हुआ माना जाएगा। तो इस तरह से भी क्या है, काफ़ी ज़मींदारी क्या है नीलाम हो गई थी, मतलब उनकी काफ़ी ज़मीन नीलाम हो गई थी। आपको एग्जाम्पल भी दिया गया था बर्बन को। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कई बार क्या है, मूल्य वृद्धि और खेती का विस्तार, यानी आय वृद्धि भी होगी आगे चल करके, मतलब कि इनकम के बारे में भी कंप्लीट रूप से नहीं कह सकते कि आगे जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, ज़्यादा भी हो सकता था कम भी हो सकता था। अगर क्या है ज़्यादा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, रिन्यू उनका कलेक्ट हो जाता था, लेकिन काफ़ी बार कम भी हो जाता था। कई बार क्या कीमतें भी कम हो जाती थी, जो वैल्यूज़ है प्रोडक्शन की वो भी काफ़ी कम हो जाती थी, जिसके कारण जितना रिन्यू उनको इकट्ठा करना है वो इतना इकट्ठा नहीं कर पाते थे। अगर मान लो किसी की क्या है 1000 की जगह 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ के ऊपर क्या है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको बेचने के लिए क्या है, जो उनको करेंसी वगैरह मिलती थी जैसी भी थी, तो वो काफ़ी कम मिलती थी, जिससे रिन्यू इकट्ठा पूरा नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, राजस्व इकट्ठा करने की जो शक्ति तो किसके पावर्स थी अभी तक, किसके पास थी, जमींदारों के पास ही थी, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, पुलिसमैन से और जो जस्टिस की प्रोसेस थी उससे हटा दिया गया था, अभी आपको बताया। तो उसके कारण क्या है, अगर कोई मान लो रैयत या किसान उनको रिन्यू नहीं देता तो वो उसके खिलाफ क्या करता था, केस करता था कचहरी के अंदर या कोर्ट के अंदर, जिसमें कलेक्टर काम करता था। तो ये एक लंबी प्रोसेस थी जिसके अंदर काफ़ी टाइम निकल जाता था, और इसके कारण क्या है, एक लंबी प्रोसेस के कारण क्या है, उनको अपनी जिम्मेदारी से ही वो राजस्व देना पड़ता था, यानी उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्या है ज़मींदारों के सामने थी पेमेंट को, जिसके कारण वो लगातार डिफ़ॉल्टर होते जा रहे थे। तो वो अगर डिफ़ॉल्टर होते जा रहे थे तो उनकी ज़मींदारियाँ क्या है नीलाम होती जा रही थी। तो यह 1793 के अंदर जो परमानेंट सेटलमेंट है कब स्टार्ट हुआ था, 1793 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो इसके अनुसार ज़मींदार को क्या है, कंपनी को एक फिक्स्ड रिन्यू देना था, जो भी है, मतलब उन्होंने पैसा की कंडीशन रख दी थी कि आपको 10,000 20,000 या जितना भी है इतने समय तक वो चुकाना। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो क्या है, आपकी ज़मींदारी को क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। तो ज़मींदारों को किसानों से वसूली का अधिकार तो था, और लेकिन इन सब कारणों से जो अभी बताए हैं, इन सब कारणों से वो वसूली ना कर पाने के कारण क्या थे, उनको अपनी ज़मींदारियाँ नीलाम करवानी पड़ी, यानी छीन ली गई। तो कंपनी
उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी। मतलब कि जो लास्ट डेट थी उससे आगे क्या है कुछ समय देती थी, उसके बाद उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। अब जो ज़मींदार है उन्होंने रेसिस्ट के लिए क्या मतलब कौन से उसका साधनों का प्रयोग किया, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में करवाएंगे। या एक नया कैटेगरी उद्योग करके है जिनको जोतदार बोला गया और 5th रिपोर्ट पेश की गई, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।